हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल अंकित एकेडमी में। तो आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं 10th क्लास का इतिहास का वन चैप्टर जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्र। ठीक है ना। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ठीक है ना। तो आप इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। अब देखिए जो फ्रांस में जो क्रांति हुआ था, अब ये 4 को ऑप्शन दिया। पहला है 1789, बी में कह रहा है 1815 ईस्वी, सी में कह रहे हैं 1848 और डी में कह रहे हैं 1871 में। तो फ्रांसीसी जो क्रांति हुआ था कब हुआ था? 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। ठीक है ना। जिससे क्या होता पूरे यूरोप में काफ़ी राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ था। ठीक है। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कोड नेपोलियन किसने लागू किया था। अब देखिए ये जो कोड नेपोलियन जो था ना, ये नेपोलियन नहीं लागू किया था। ठीक है ना। कोड नेपोलियन किसने लागू किया था? नेपोलियन ने लागू किया था। ठीक है। कोड नेपोलियन किसने लागू किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है वियना कांग्रेस का आयोजन कब हुआ था। वियना कांग्रेस का जो आयोजन हुआ था वो कब हुआ था? ये जो है 1815 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना। कब हुआ था? 1815 ईस्वी में हुआ था। और चौथा देख लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वियना कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। यानी जो वियना कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। लेकिन इसका जो अध्यक्ष था वो कौन था? वो मेटरनिक था। ठीक है ना। और मेटरनिक कौन था? ये जो था ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक था। वहीं क्या किया था? वियना कांग्रेस का स्थापना 1815 ईस्वी में किया था और वियना कांग्रेस का मेजबानी भी किया था। ठीक है ना। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की। अब जो यंग इटली जो है इस संगठन की स्थापना किसने किया था? तो ये जो है यंग इटली का 1831 ईस्वी में मेजनी ने किया था। कौन किया था? मेजनी ने किया था। मेजनी का पूरा नाम क्या है? जोसेफ मेजनी। अब ऑब्जेक्टिव में कभी कभी ऐसा पूछ देता है कि मेजनी का पूरा नाम क्या है, तो मेजनी का पूरा नाम क्या होता है? जोसेफ मेजनी। ठीक है ना। ये क्या किया था? यंग इटली संगठन की स्थापना कब किया था? 1831 में। अगर वहीं पूछते यंग यूरोप की तब क्या हो जाएगा? 1834 ईस्वी में किया था। ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेजनी किस देश के थे। यानी मेजनी जो था ना किस देश का था? तो मेजनी आपको बता दें हम किस देश का था। ये जो था इटली का था। कहाँ का था? मेजनी इटली देश का था। ठीक है ना। तो 6 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर? ए नंबर। ठीक है। अब देखिए 7 नंबर में बोल रहा है जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है। यानी जर्मनी का जो एकीकरण किया गया, यानी मुख्य रूप से इसमें कौन सा व्यक्ति है जो का किस अपना योगदान दिया था। ए नंबर में बोल रहा है बिस्मार्क, बी में कह रहा है मेटरनिक, सी में कह रहा है नेपोलियन और डी में कह रहा है मेजनी। यानी बिस्मार्क जो था ना ये क्या किया था? जर्मनी के एकीकरण में मुख्य रूप से भूमिका निभाया था। यानी जर्मनी के एकीकरण का श्रेय जो है मुख्य रूप से बिस्मार्क को ही दिया जाता है। ठीक है। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इटली के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी। यानी इटली का एकीकरण जो था उसमें प्रमुख भूमिका कौन निभाया था? उसमें निभाया था काउंट काबूर। कौन निभाया था? काउंट काबूर। अब देखिए इटली का एकीकरण तो मेजनी भी किया था और काउंट काबूर भी किया था। ठीक है ना। और विक्टर इमैनुअल भी किया था। लेकिन उन तीनों में से अगर सबका योगदान देखा जाए तो किसका अधिक था? काउंट काबूर का था। ठीक है ना। करने के लिए तो कौन? गैरीबाल्डी भी किए थे। ठीक है ना। लेकिन इटली के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी? तो प्रमुख अगर भूमिका की बात करेगा तो हम कौन होगा? तो अब जो होगा काउंट काबूर हो जाएगा। ठीक है ना। 8 नंबर का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए 9 नंबर में कह रहा है लाल कमीजों की सेना का नेतृत्व किसने किया था। यानी लाल कमीजों की सेना का जो नेतृत्व था ये कौन किया था? गैरीबाल्डी ने किया था। ठीक है ना। लाल कमीजों की सेना का नेतृत्व किसने किया था? गैरीबाल्डी। ठीक है। 9 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए 10 नंबर में बोल रहा है जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था। जर्मनी का जो एकीकरण जो था वो कब पूरा हुआ था? तो हम आपको बता दें कि जर्मनी का जो एकीकरण था वो 1871 ईस्वी में पूरा हुआ था। ठीक है ना। तो जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? 1871। यानी 10 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन का फ्रैंकफर्ट संसद का गठन कब हुआ था। यानी जो फ्रैंकफर्ट जो था उस संसद का गठन कब हुआ था? 1871 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। तो 11 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा डी। अब देखिए 12 नंबर का रहा है फ्रैंकफर्ट संसद
कहाँ आयोजित हुई थी, ठीक है ना। यानी जो फ्रैंकफर्ट संसद जो था ये कहाँ आयोजित हुआ था, 1871 ईस्वी में। 1871 ईस्वी में ये कहाँ हुआ था, जर्मनी में। ये क्या था, स्थान का नाम था फ्रैंकफर्ट, वहीं पे क्या हुआ था, फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन हुआ था, ठीक है ना। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है राष्ट्रवाद की भावना सबसे पहले किस देश में विकसित हुई। तो आपको बता दें राष्ट्रवाद की भावना जो है सबसे पहले किस देश में विकसित हुई थी, फ्रांस में हुआ था। किस में हुआ था, फ्रांस में। फ्रांस में जो है क्या हुआ था, सबसे पहले राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ था। और कब हुआ था, यहाँ पे जो आपको बता रहे कि 1789 में क्या हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, ठीक है ना। जो माना जाता है कि पूरे यूरोप में सबसे पहला ऐसा क्रांति था, ठीक है ना। यही क्रांति क्या हुआ, पूरे यूरोप में राष्ट्रवादी भावना का विकास किया, ठीक है। तो 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा था राष्ट्रवाद की भावना सबसे पहले किस देश में विकसित हुई थी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। 13 नंबर क्या हो जाएगा, ये नंबर। अब देखिए 14 नंबर में कह रहा है जर्मनी का चांसलर कौन था। जर्मनी का चांसलर कौन था, जर्मनी का चांसलर कौन था, ये हो जाएगा ये नंबर, यानी बिस्मार्क था, ठीक है ना। तो जर्मनी का चांसलर कौन था, बिस्मार्क था, याद रखिएगा आप लोग। ये जो है बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए 15 नंबर में बोल रहा है रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया। यानी रक्त और लौह नीति किसने अपनाई थी। ये जो है कौन ने अपनाया था, बिस्मार्क ने अपनाया था। कब, अब देखिए ये जो था ना रक्त और लौह नीति की अवलंबन किसने किया था, बिस्मार्क था। बिस्मार्क किस देश का था, ये जो था जर्मनी का था, ठीक है ना। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना काफ़ी VVI क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये जो है कितना बार बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसीलिए आप लोग जो है इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है इटली का राजा कौन था। तो इटली का राजा कौन था, इटली का जो राजा था वो था विक्टर इमैनुअल द्वितीय। इटली का राजा कौन था, विक्टर इमैनुअल द्वितीय था। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यूनान किस देश से स्वतंत्र हुआ था। यानी यूनान पर जो है किस देश का मतलब आधिपत्य था। यानी यूनान जो है मतलब यूनान को कहें तो कौन सा देश उसको अपना गुलाम बनाया था। तो यूनान को जो है कौन बनाया था, तुर्की का किया था, यूनान पर कब्जा किया था, ठीक है ना। तो यूनान किस देश से स्वतंत्र हुआ, तो जो कब्जा करेगा उससे ना आज़ाद होगा। तो यहाँ पे कह रहा है यूनान किस देश से स्वतंत्र होगा, तो क्या हो जाएगा इसका 17 क्या हो जाएगा ये नंबर। यानी तुर्की साम्राज्य से क्या हुआ, यूनान जो है स्वतंत्र हुआ था। कब हुआ था, 1832 ईस्वी में पूर्ण रूप से यूनान जो है स्वतंत्र हो गया, किससे, तुर्की साम्राज्य से, ठीक है। अब देखिए यूनान की स्वतंत्रता कब मान्यता प्राप्त, अभी बताए हैं कि कब होगा, 1832 ईस्वी में, ठीक है ना। अब देखिए 19 नंबर बोल रहा है राष्ट्रवाद का मुख्य आधार क्या है। राष्ट्रवाद का जो मुख्य आधार होता है क्या होता है, ये एक राष्ट्रीय एकता हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता क्या होता है, राष्ट्रवाद का मुख्य आधार होता है। 20 नंबर में बोल रहा है ला पैट्री का अर्थ क्या है। यानी जो ला पैट्री जो शब्द दिया गया यहाँ पे इसका अर्थ क्या होता है। तो ला पैट्री का जो अर्थ होता है क्या होता है, ये जो होता है मातृभूमि, क्या होता है, मातृभूमि, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है ले सिटोयन का अर्थ क्या है। यानी ले सिटोयन का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है आपका नागरिक। ले सिटोयन का अर्थ क्या होता है, नागरिक होता है। लेकिन जो 10th क्लास में हम लोग को पढ़ना है बिहार बोर्ड में, इसमें जो है 20 नंबर क्वेश्चन और 21 नंबर क्वेश्चन जो है बुक में नहीं दिया, ठीक है। यानी ये जो क्वेश्चन जो है दो क्या है, आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। अगर आपसे ये नहीं बन रहा है तो घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए 22 नंबर में बोल रहा है फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। जो फ्रांस जो देश है क्या है, इसका जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो क्या होगा, मैरियन था। ये भी क्या है, आउट ऑफ सिलेबस है। ये भी जो है फ्रांस के राष्ट्रीय प्रतीक का जिक्र मैट्रिक के बुक में नहीं किया गया है, ठीक है ना। लेकिन नॉलेज के लिए आप लोग याद रख लीजिएगा फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, मैरियन है, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है जर्मनी का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। तो हम अभी क्या बताएं, फ्रांस का क्या होगा, मैरियन, और फ्रांस का क्या होगा, मैरियन होगा, और जर्मनिया क्या हो जाएगा, जर्मानिया, क्या हो जाएगा, जर्मानिया हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जर्मनी का एकीकरण किस महल में घोषित किया गया था। यानी जो जर्मनी का जो एकीकरण था किस महल में घोषित किया था। तो ये जो है काफ़ी आसान क्वेश्चन था, इसका जो है आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए 25 नंबर का रहा है मेटरनिक किस देश का राजनेता था। यानी जो मेटरनिक जो था किस देश का राजनेता था।
तो मेटरनिक कहाँ का था? ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रिया क्या है? देश है, ठीक है ना। इसी देश से क्या है? राजनेता कौन था? मेटरनिक था, ठीक है ना। अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वियना कांग्रेस का उद्देश्य क्या है? यानी जो वियना कांग्रेस जो बनाया गया था, कब बनाया गया था? 1815 ईस्वी में बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? मेटरनिक के द्वारा। मेटरनिक कौन था? ये ऑस्ट्रिया का एक चांसलर था, ठीक है ना। अब कह रहा है वियना कांग्रेस बनाया गया था, इसका उद्देश्य क्या था? तो वियना कांग्रेस का उद्देश्य क्या था? पुरानी व्यवस्था का पुनर्स्थापना करना, जो फिर से जो पुरानी व्यवस्था था उसी को फिर से अपनाना था, ठीक है ना। अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है इटली के एकीकरण में प्रधानमंत्री कौन था? यानी इटली का जो एकीकरण हो रहा था तो उस समय इटली का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय था काउंट काबूर, ठीक है ना। कौन था? काउंट काबूर। अब देखिए इसको, अब काउंट काबूर को जो है अपना प्रधानमंत्री कौन बनाया था? विक्टर इमैनुअल बनाया था, ठीक है ना। वो कहाँ के शासक थे? सार्डिनिया पिंडमाउंट क्या थे? विक्टर इमैनुअल शासक थे। और वह क्या किए थे? इटली का इन वो जो थे अपना प्रधानमंत्री काउंट काबूर को बनाया था, ठीक है ना। जो क्या हुआ, जो पूरा इटली का एकीकरण करने में सक्षम रहे, ठीक है। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है मैजनी ने यंग यूरोप की स्थापना कब की थी? अब देखिए आपको पीछे पहले ही बता चुके हैं कि जो मेजनी जो था कहाँ का था? इटली का था। अब ये यंग इटली का स्थापना कब किया था? 1831 में। और यंग यूरोप का स्थापना कब हुआ था? 1834 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। तो 28 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। अब देखिए 29 नंबर में बोल रहा है 1848 की क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो जो 1848 का जो क्रांति हुआ सबसे पहले कहाँ हुआ था? इटली में देखने को मिला गया। कहाँ देखा हुआ था? इटली में, ठीक है ना। अब देखिए ये जो था जनवरी 1848 में ही इटली में देखने को मिला था, ठीक है ना। अब कुछ बच्चों को ध्यान जाए कहाँ पे? फ्रांस पर, ठीक है ना। तो फ्रांस इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि फ्रांस में क्या था? फरवरी 1848 में देखने को मिला था, ठीक है ना। 1848 की क्रांति, ठीक है। लेकिन फ्रांस से पहले इटली में क्या हुआ था? 1848 की क्रांति सबसे पहले देखने को मिला था, ठीक है ना। तो 29 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, इटली हो जाएगा, ठीक है। 29 नंबर में बोल रहा है फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा क्या था? यानी जो फ्रांसीसी क्रांति था उसका मुख्य नारा क्या था? तो फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ठीक है ना। तो 30 नंबर का क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। 31 में बोल रहा है नेपोलियन का संबंध किस देश से है? अब जो नेपोलियन जो है इसका संबंध किस देश से था? तो नेपोलियन का संबंध जो है फ्रांस से था। कहाँ से था? नेपोलियन का संबंध फ्रांस से था, ठीक है। अब देखिए 32 नंबर में बोल रहा है यंग इटली का उद्देश्य क्या था? यानी जो यंग इटली जो था कौन बनाया था? 1831 ईस्वी में कौन बनाया था? जोसेफ मेजनी बनाए थे। कौन बनाए थे? मेजनी। अब इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था कि हम यंग इटली का स्थापना करके हम पूरे इटली का एकीकरण कर दें, ठीक है। तो 32 का क्या हो जाएगा? ए नंबर। अब देखिए 33 में बोल रहा है जर्मनी के एकीकरण में कितने राज्य में भाग लिया था? जर्मनी जो था लगभग 39, जर्मनी क्या था? लगभग 39 छोटे बड़े प्रांतों में विभाजित था। तो क्या किया? 39 प्रांतों ने मिलकर क्या किया था? जर्मनी के एकीकरण में भाग लिया था, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? 33 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 34 नंबर में बोल रहा है प्रासा का राजा कौन था? जो प्रासा था उसका राजा कौन था? तो प्रासा का राजा जो था कौन था? विलियम प्रथम था। कौन था? विलियम प्रथम सबसे पहले बना था, ठीक है। 35 नंबर में बोल रहा है फ्रांस में राजतंत्र की पुनर्स्थापना कब हुई थी? अब देखिए फ्रांस में राजतंत्र की पुनर्स्थापना कब हुई थी? 1815 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। 1815 ईस्वी में हुई थी। नेपोलियन का जब पतन हुआ था 1814 ईस्वी में। नेपोलियन का पतन कब हुआ था? 1814 ईस्वी में। 1814 ईस्वी में क्या हुआ था? वाटरलू का एक युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? वाटरलू का एक युद्ध हुआ था। और उसी युद्ध में क्या हुआ? नेपोलियन जो है क्या हुआ? मारा गया। और उसके बाद क्या हुआ? 1815 ईस्वी में जो है फिर से फ्रांस में राजतंत्र को पुनर्स्थापित किया गया, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। 35 से क्या हो जाएगा? ए। 36 नंबर में बोल रहा है गैरीबाल्डी किस देश के स्वतंत्रता सेनानी थे? जो गैरीबाल्डी जो थे ये किस देश के स्वतंत्रता सेनानी थे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये जो था इटली का था। कहाँ का था? इटली का था। और गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? आप लोग कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए 37 नंबर में बोल रहा है राष्ट्रवाद की भावना
किससे प्रेरित होती है? जो राष्ट्रवाद की जो भावना है ये किससे प्रेरित होती है? तो राष्ट्रवाद की भावना किससे प्रेरित होती है? राष्ट्रीय चेतना से क्या होता है? राष्ट्रवाद की भावना प्रेरित होती है। अब देखिए 38 नंबर में बोल रहा है यंग यूरोप के संस्थापक कौन थे? यानी जो यंग यूरोप जो था इसका स्थापना कब हुआ था? 1834 ईस्वी में। और इसका संस्थापक कौन था? मेजनी था। तो 38 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 39 में कह रहा है 1848 की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? जो जब 1848 जब क्रांति हुआ था तब इस समय फ्रांस का शासक कौन था? लुई फिलिप था। ठीक है ना, कौन था? लुई फिलिप। और 1830 की क्रांति तक कौन था? इस समय था चार्ल्स दसम। कौन था? चार्ल्स दसम था। ठीक है ना, कौन था? चार्ल्स दसम। और 1848 की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? लुई फिलिप था। ठीक है ना, यानी इसको पराजित करके 1830 की क्रांति में फिर कौन बना था? लुई फिलिप बना था। ठीक है ना। और फिर 1848 क्रांति में लुई फिलिप भी क्या हुआ? फ्रांस की गद्दी को छोड़कर भाग गया। और कहाँ भागा था? इंग्लैंड में चला गया था। ठीक है ना। अब देखिए 40 नंबर में बोल रहा है जर्मनी के एकीकरण में सबसे शक्तिशाली राज्य कौन है? जर्मनी का जब एकीकरण हुआ था तो उस समय क्या था? जर्मनी लगभग 39 रियासतों में बटा हुआ था। ठीक है, लेकिन ये 39 राज्यों में देखा जाए तो सबसे मजबूत यानी सबसे शक्तिशाली कौन था? प्रासा था। कौन था? प्रासा था। तो 41 नंबर देख लीजिए क्या कह रहा है इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था? यानी जो इटली का जब एकीकरण हुआ था वो पूर्ण रूप से कब हुआ था? अब देखिए इटली का एकीकरण जो है 1870 में ही हो गया था। ठीक है ना, लेकिन इटली का राजधानी रोम कब बनाया गया था? 1871 ईस्वी में बनाया गया था। लेकिन इटली जो है कब एकीकरण हो गया था? 1870 में ही इसका एकीकरण हो गया था। तो 41 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। देखिए 42 में बोल रहा है राष्ट्रवाद का उदय किस शताब्दी में हुआ था? जो राष्ट्रवाद का जब उदय हुआ था वो किस शताब्दी में देखने को मिला था? तो यहाँ पे जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। यानी जो राष्ट्रवाद का जो भावना था वो जो है लगभग 19वीं सदी में प्रारंभ हुआ था। ठीक है ना। तो राष्ट्रवाद का उदय किस शताब्दी में हुआ था? 19वीं शताब्दी में होगा। ठीक है। अब 43 नंबर में बोल रहा है फ्रैंकफर्ट संसद का उद्देश्य क्या था? जो फ्रैंकफर्ट संसद जो था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? अब देखिए फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 10 मई 1871 ईस्वी में क्या हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था? ये जो है फ्रांस के बीच और जर्मनी के बीच हुआ था। ठीक है ना। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जर्मनी का एकीकरण करना। क्या था? जर्मनी का एकीकरण। 44 नंबर में बोल रहा है नेपोलियन को अंतिम पराजय कहाँ मिले? जो नेपोलियन जो था उसका सबसे मतलब जीवन में अगर देखा जाए तो सबसे अंतिम पराजय कहाँ पे हुआ था? वो जो है वाटरलू के युद्ध में। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 1814 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। 45 नंबर में कह रहा है वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? तो वाटरलू का जो युद्ध था ये जो था लगभग 1815 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 45 का ए नंबर हो जाएगा। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 15 ईस्वी में। 46 में बोल रहा है मैरियन किस देश का प्रतीक था? जो मैरियन जो था किस देश का प्रतीक था? यानी मैरियन क्या है? ये जो है एक राष्ट्रीय प्रतीक है। ठीक है ना। ये किस देश का था? तो ये मैरियन जो है ये फ्रांस का प्रतीक था। क्या था? मैरियन किस देश का प्रतीक है? फ्रांस का। 47 नंबर में बोल रहा है जर्मानिया किस देश का प्रतीक है? तो देखिए यहाँ पे क्या है लगभग इसका देखिए नाम देखिए आप लोग जर्मनी जैसा दिखाई दे रहा है कि नहीं? इसका क्या हो जाएगा? जर्मनी। यानी जर्मानिया जो था किस देश का प्रतीक था? जर्मनी का था। तो 47 से क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है राष्ट्रवाद के प्रसार में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? यानी जो राष्ट्रवाद का जो प्रसार हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा किस क्रांति का मतलब योगदान रहा था? तो सबसे ज़्यादा किसका रहा था? सबसे अधिक जो है फ्रांसीसी क्रांति का किया था। पूरे विश्व को राष्ट्रवादी भावना का विकास किया था। ठीक है। अब देखिए 49 नंबर में बोल रहा है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस अध्याय से संबंधित है? जो यूरोप में जो राष्ट्रवाद हम लोग पढ़ते हैं तो ये जो है इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं कि भूगोल में पढ़ते हैं कि विज्ञान में पढ़ते हैं कि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं? तो इसका क्या हो जाएगा? हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद किस में है? ये जो है इतिहास का 1 चैप्टर में है। ठीक है ना।
अब देखिए 50 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कक्षा 10 इतिहास का पहला चैप्टर सॉरी कक्षा 10 इतिहास का पहला अध्याय कौन सा है। ये जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, ये काफ़ी ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा